नमस्कार, आदाब, मैं शरी आसिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। यमुना पर छिड़ी रार, केजरीवाल के जहर मिलाने की बात पर भड़के सैनिक करेंगे मानहानि का दावा। बाबा सिद्दीकी की डायरी में मोहित कंबोज का जिक्र। संजय राउत बोले फडणवीस को कंधे पर लेकर नाच रहे थे। पीएम मोदी को केजरीवाल की चिट्ठी, कहा मेरों का लोन माफ कर दो, आधी हो जाएगी टैक्स दरें। यूपी के बागपत में जय निर्वाण महोत्सव में हादसा, मंच टूटने से महिला और बच्चों समेत 20 से 25 लोग घायल, 2-3 की हालत गंभीर। महाकुंभ में महंगी उड़ानों पर राघव चड्ढा ने उठाया सवाल, सरकार से की मांग, कहा 5,000 का टिकट 50,000 में क्यों। दिल्ली चुनाव में सपा ने हासन समेत कई सांसदों को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी, अखिलेश यादव भी करेंगे रोड शो। भारत में 90 घंटे काम को लेकर चर्चा, उधर ब्रिटेन में हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी का फैसला। अब समाचार विस्तार से। वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी ने सोमवार को मसौदे को मंजूरी दे दी, जिसमें भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के सदस्यों द्वारा प्रस्तावित 14 संशोधनों को शामिल किया गया है। जेपीसी अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने पुष्टि की है कि संशोधनों को बहुमत से अपनाया गया, जिसमें 16 सदस्यों ने परिवर्तन का समर्थन किया और 10 ने उनका विरोध किया। उन्होंने कहा है कि हमने संशोधित बिल विधायी विभाग को भेज दिया है। बिल को अपनाने के लिए कल दिल्ली में बैठक होगी। जेपीसी की रिपोर्ट भी कल बनाई जाएगी। सब कुछ रिकॉर्ड पर है। कल्याण बनर्जी, ए राजा, ओवैसी, संजय सिंह, इमरान मसूद ने हमेशा बैठकों में खलल डाली है। से लोकतांत्रिक ढंग से बैठक हुई और कल जो सरकार द्वारा वक्फ के 1995 के बिल में संशोधन आया था, उस संशोधन को जेपीसी को रेफर किया था, जिसमें पिछले 6 महीने से हमने लगातार राज्यों का दौरा, चाहे महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, तमिलनाडु हो, कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, असम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी, दिल्ली में 36 बैठकें किया और तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल साथ, वक्फ बोर्ड, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड, माइनॉरिटी कमीशन, इस्लामिक स्कॉलर्स, प्रोफेसर्स, रिटायर्ड जजेज, लायर्स, हाई कोर्ट्स के, सुप्रीम कोर्ट के, सबसे मिले। अब उस पे कल की जो बैठक थी, उस 44 क्लाजेज पे या संशोधन पे हमने माननीय सांसदों से एक संशोधन मांगे थे, क्योंकि वही एक प्रक्रिया होती है। तो उसमें संशोधन आए थे और एक एक संशोधन को प्रस्तुत करने का अवसर हमने सभी सदस्य को दिया। आज जो आरोप भी लगा रहे हैं, चाहे कल्याण बनर्जी हो और चाहे ए राजा हो और चाहे अन्य हो कि साहब हमको बोलने का अवसर नहीं दिया, उनसे हमने एक एक संशोधन पे प्रस्तुत करने के लिए कहा। फिर जब संशोधन पे अगर सहमति नहीं होती है सदस्यों में, तब उस पे वोटिंग होती है। ये प्रक्रिया है और उनके एक एक प्रस्ताव पे हमने वोटिंग कराई संशोधन पे, और जिसमें वोटिंग पे रिकॉर्ड किया है उसकी फोटोग्राफी है कि उनके संशोधन के प्रस्ताव पे उन्हें 10 मत मिले उनके पक्ष में और 16 उनके खिलाफ गए। तो आखिर कोई पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट की कमेटी स्टैंडिंग हो या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो, तो किसी भी मत विभाजन के वोट से ही तय होगा, बहुमत के आधार पे ही कोई अडॉप्ट होता है संशोधन या विधेयक पारित होता है। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के सदस्यों ने जो संशोधन प्रस्तुत किए थे, उन्होंने 14 क्लॉजेज में किए थे, लगभग 25 संशोधन किए थे। वो पारित हुआ इसलिए कि उसके पक्ष में 16 संसद सदस्यों ने वोट दिया और विपक्ष में इन्होंने 10 वोट दिया। तो जब उनके भी प्रस्ताव पे इन्होंने मतदान में भाग लिया और उसके खिलाफ वोट किया उनके प्रस्ताव, तो पूरी प्रक्रिया पारदर्शी ढंग से, लोकतांत्रिक ढंग से हुई और उसमें सभी क्लाजेज पे चाहे किसी पक्ष के सांसद रहे हों, उन पे हमने वोटिंग कराए और जो परिणाम आए उसको हमने हर बार क्लॉज बाय क्लॉज घोषित करता में गया और सबको हमारे सेक्रेटरी ने रिकॉर्ड किया है। और अब जो हमारा अमेंडेड जो संशोधन हुआ है, उसको हमने फिर से बिल को लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट को भेजा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीच राष्ट्रीय राजधानी में पानी की सप्लाई को लेकर सियासी घमासान शुरू हो गया है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने दावा किया है कि हरियाणा में बीजेपी के लोग पानी में जहर मिला रहे हैं और इसे दिल्ली में भेज रहे हैं। इसको लेकर हरियाणा सरकार ने कहा है कि वो केजरीवाल पर मुकदमा दायर करेगी। बीजेपी के सूत्रों ने कहा है कि वो चुनाव आयोग का भी दरवाजा खटखटाएंगे। पानी के मुद्दे पे
आतिशी जी ने आज एक और चिट्ठी लिखी है। कल सीईओ दिल्ली जल बोर्ड ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उन्होंने ये कंफर्म किया था कि दिल्ली के अंदर जो पानी आ रहा है उसमें अमोनिया नाम का जहर मिक्स होके आ रहा है। उन्होंने खुद ही कंफर्म किया था। तो आज 4 बजे भगवंत मान जी को और आतिशी जी को चुनाव आयोग ने मिलने का टाइम दिया है। वो दोनों मिलने के लिए इस मुद्दे पे जाएंगे। ये तो सीईओ जल बोर्ड ने कल लिख के चिट्ठी में लिखा ही है कि अमोनिया ज्यादा आ रहा है। सैनी साहब वो राजनीति ना करें, पानी के ऊपर राजनीति मत करो, पाप चढ़ेगा तुमको, लोगों की बद्दुआएं लगेंगी। गंदा पानी, जहर वाला पानी अगर जनता को पिलाओगे, मेरे को डरा रहे हैं केस कर देंगे, कर दो केस। केस करने में कोई कसर छोड़ रखी है तुम लोगों ने? जेल भेज दिया, फांसी पे चढ़ाओगे मेरे को? कर दो केस। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? कर दो केस। लेकिन दिल्ली की जनता को मरने नहीं दूंगा मैं, जहर का पानी नहीं पीने पिलाऊंगा मैं दिल्ली की जनता को। ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। हमें केस से डराने की कोशिश मत करो सैनी साहब। अपनी पार्टी को समझाओ कि ये गंदी, साफ पानी छोड़ो, पानी पिलाने का पुण्य होता है। यमुना के मुद्दे पर दिल्ली व हरियाणा सरकार फिर आमने सामने हो गई। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर यमुना में जहर मिलाने का दावा किया। वहीं केजरीवाल के आरोपों पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पलटवार किया है। नायब सिंह सैनी ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया। उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताएं कि कौन सा जहर डाला गया है, कितने टन जहर डाला गया है। आज केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने पानी को दिल्ली आने से रोक दिया क्योंकि उन्हें पता लगा कि इसमें जहर है। मैं अरविंद केजरीवाल से पूछना चाहता हूं कि यह किस दिन की बात है? इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है? केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया, कितने टन जहर डाला गया, फिर बॉर्डर पर पानी को कैसे रोका, कोई दीवार बनाई, कहां बनाई, कितना समय लगा, कितना खर्च हुआ, और फिर हरियाणा ने तो कभी भी पानी नहीं रोका। तो जो पानी रोका इन्होंने वो कहां गया? इस जहरीले पानी से कितनी मछलियां मरी? दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक बार फिर साबित किया कि घटिया और झूठ की राजनीति करने के मामले में उनका कोई सानी नहीं है। उन्होंने हरियाणा पर जो बेबुनियाद, शर्मनाक, मनगढ़ंत और झूठे आरोप लगाए हैं, उससे केजरीवाल ने आज उस माटी का अपमान किया जहां वो पैदा हुए हैं। हरियाणा के लोग यमुना को एक पवित्र नदी मानते हैं और इसकी पूजा करते हैं। हरियाणा के लोग भला नदी के पानी में जहर क्यों मिलाएंगे? अरविंद केजरीवाल ने वर्ष 2020 में झूठा वायदा दिल्ली की जनता से किया था कि अगर यमुना को दूषित होने से नहीं बचाया तो मैं कभी वोट मांगने नहीं आऊंगा। वे इस वायदे को पूरा नहीं कर सके और अब झूठ बोलकर दिल्ली की जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं। जैसा बयान आज अरविंद केजरीवाल ने दिया है, इससे तो लगता है कि चुनाव में संभावित हार को देखते हुए वे अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं, क्योंकि मानसिक रूप से संतुलित व्यक्ति ऐसा बयान नहीं दे सकता। केजरीवाल दिल्ली के लिए आपदा बन चुके हैं और विधानसभा चुनाव में दिल्ली वासियों के आशीर्वाद से भाजपा दिल्ली को इस आपदा से मुक्ति दिलाने जा रही है। इस सरासर झूठे और घटिया बयान के लिए वो हरियाणा और दिल्ली की जनता से तुरंत माफी मांगे, वरना हम उसके खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने आज बड़ा बयान देते हुए कहा है कि अभी कोई कानून लागू नहीं हो रहा है। जेपीसी का गठन हो चुका है और बहस हो रही है। कुछ दिनों पहले मीरवाइज उमर फारूक ने भी कमेटी के पास जाकर अपनी बात रखी थी। एक बार समिति अपना काम पूरा कर लेगी तो संसद इस पर चर्चा के लिए बैठेगी। उनकी सतह पे जब तक कानून नहीं बनता तब तक ये करें जो करना है। आखिरकार इसका फैसला है वो पार्लियामेंट में होगा, इंडिविजुअल रियासतों पे या टेरिटरीज में नहीं होगा ना। सर वक्फ बोर्ड जो है ना, वक्फ की लगा रहे हैं, वक्फ का जो कानून है उसको लागू कर रहे हैं ना। अभी कोई कानून लागू नहीं कर रहे हैं। पार्लियामेंट की कमेटी बैठी हुई है, इस पे बहस चल रही है। पिछले दिनों आपने देखा मीरवाइज उमर फारूक साहब भी इस कमेटी के पास गए और अपनी बात सामने रखी।
कमेटी को अपना काम करने दीजिए, उसके बाद पार्लियामेंट इस पर बहस करेगी। शिवसेना यूपीटी के सांसद संजय राउत ने महायुति के घटक दलों के बीच गैंगवार चलने का दावा किया। संजय राउत ने कहा कि बीजेपी, अजीत पवार और एकनाथ शिंदे की पार्टी में एक खूंखार गैंगवार चल रहा है, जिसमें एक दूसरे को धमकी, मारने की धमकी, ये सब चल रहा है। वीडियो से धमकी दी जा रही है। संजय राउत ने कहा है कि अगर गृह मंत्री के पास अपना आत्मसम्मान है तो उनको इस पर सोचना चाहिए। बाबा सिद्दीकी मामले पर मोहित कंबोज वही व्यक्ति है जो चुनाव परिणाम के बाद देवेंद्र फडणवीस को कंधे पर लेकर नाच रहे थे। दरअसल बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस ने जो चार्जशीट पेश की है उसमें सीधे तौर पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को वारदात का जिम्मेदार ठहराया है। मुंबई पुलिस ने चार्जशीट में कहा है कि सलमान खान के उनके करीबी होने के कारण बाबा सिद्दीकी की हत्या अनमोल बिश्नोई ने कराई है। बाबा सिद्दीकी के बेटे जीशान सिद्दीकी इस चार्जशीट पर पहले ही सवाल उठा चुके हैं। जीशान सिद्दीकी ने बताया कि उनके पिता की एक निजी डायरी थी जिसमें वो अपने बारे में लिखते थे। 12 अक्टूबर 2024 को उन्होंने अपनी डायरी में भाजपा नेता मोहित कंबोज का जिक्र किया था। 12 अक्टूबर को ही बाबा सिद्दीकी को गोली मार दी गई थी। मोहित कंबोज ने वारदात से पहले शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच व्हाट्सएप कॉल के जरिए बाबा सिद्दीकी से बात की थी। भाजपा नेता कंबोज बांद्रा ईस्ट में मुंद्रा बिल्डर्स प्रोजेक्ट के संबंध में उनके पिता से मिलना चाहता था। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा यमुना नदी के पानी को लेकर हरियाणा सरकार पर लगाए गए आरोपों पर नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार प्रवेश वर्मा ने कहा है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा ने पानी में जहर मिलाया है, ये बहुत बड़ा अपराध है, चुनाव आयोग को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो ये तो बहुत बड़ा क्राइम उन्होंने किया है, इतना बड़ा झूठ बोलना एक एक्स सीएम को कि हरियाणा से वहां पे जहर मिला दिया पानी में, मतलब ये तो बहुत बड़ा क्राइम है। इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर में कार्रवाई करना चाहिए, अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करना चाहिए, उसका नॉमिनेशन को कैंसिल करना चाहिए। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित ने कहा है कि हम इस मामले को संसद में ले जाना चाहते हैं। जब क्षेत्र में हमारा विधायक होगा तो हम इसे राहुल गांधी के सामने उठाएंगे, जो फिर इसे संसद में उठाएंगे। हम लोगों के आवासों को पट्टे पर देने की केंद्र सरकार की योजना को लागू करने का प्रयास करेंगे, जैसे कि कई क्षेत्रों में हुआ है। 3-4 प्रमुख बातें थी लोगों की। सबसे पहले तो ये था कि हमारा एनडीएमसी में जो टेम्पररी मस्टर रोल है, जिससे यहाँ हजारों युवकों को काम मिलता था, वो बंद पड़ा है 10 साल से, उसे खोलना है। और हम लोग ये चाह रहे थे कि राहुल जी इस बात को सुने। यहाँ के लोग हमको विधायक देंगे, उसके बाद हम राहुल जी से चाहेंगे कि हम विधायक के लेवल पे लड़ाई लड़ें, वो पार्लियामेंट में इस बात को उठाएं। दूसरा ये था कि उसको आरएमआर की जो पॉलिसी रोक दी गई है रेगुलराइजेशन की, जिसके बाद यहाँ के लोग परमानेंट होते हैं, और बहुत से आरएमआर हैं जो अभी 1200-1500 बचे हुए हैं, वो मुद्दा हमने उनको समझाया। तीसरा हमने समझाया कि जो कॉम्पनसेटरी है, जो यहाँ डेथ होती है, उसमें यहाँ सिर्फ 3 या 4 या 5% लोगों को ही जॉब मिल पाता है, जो बिल्कुल अनैतिक है। कांग्रेस के समय 40-45% तक हो जाता था। भाई किसी का अगर जवान डेथ हो गई 30-40 साल की उम्र में, क्या करेगा उसका परिवार, कहाँ जाएगा, वो भी बात हमने बताई। चौथा यह है कि यहाँ जो घर के लोग रह रहे हैं, यहाँ कोई यहाँ 70 साल से रह रहा है, कोई यहाँ 100 साल से रह रहा है, कोई परिवार यहाँ 50 साल से रह रहा है, और भारत सरकार की नीति रही है कि कई जगहों पर वही मकान उनको लीज पर दे दिए गए। तो क्या हम वो नीति यहाँ भी अपना सकते हैं? तो हमारा ये कहना था कि राहुल जी का ये कुछ में से कुछ ऐसी चीजें हैं जो पॉलिसी लेवल की हैं, क्योंकि एनडीएमसी को गृह मंत्रालय कंट्रोल करता है। एक सांसद के रूप में अगर हमारी आवाज आप पार्लियामेंट में उठाएंगे, हमारे पास 100 सांसद हैं, तो हम बड़ी तगड़े रूप से इसको कर पाएंगे। और जब विधायक यहाँ की अगर जनता हमको आशीर्वाद देकर चुन के भेजेगी, तो हम ये मुद्दे एनडीएमसी में उठाएंगे। लोग जो देखिए, दोनों है, क्योंकि राहुल गांधी का एक नेतृत्व है। राहुल गांधी ने हमेशा लोगों की बात की है, धर्म की, जाति की, इलाकों की वो उतनी बात नहीं करते। वो लोगों के व्यवसाय की, उनके अधिकारों की बात करते हैं। तो लोगों को लगा कि ऐसे व्यक्ति के सामने जब हम अपने दुख दर्द की बात रखेंगे, सरकार से, कानून से, न्याय की बात रखेंगे, राहुल जी उस बात को समझेंगे और हमारी आवाज बनकर, चाहे संसद की बात हो, चाहे गृह मंत्रालय हो, चाहे एनडीएमसी हो, हमारी बात ऊपर पहुंचाएंगे और हमारा काम करवाएंगे। तो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो वही तो है, उनके होते हुए सामान्य ये चीजें वो क्यों नहीं कर सकते थे? भाई ये कोई नहीं, चलो ऐसा है कि सरकार नहीं मानती, आप तो अपनी बात रखते वहां। मुझे नहीं लगता एक भी पत्र जो है इन्होंने लिखा, या किसी मीटिंग में मैंने यहाँ के पुराने चेयरमैन साहब से बात की थी, उन्होंने कहा कि साहब 10 साल में एक बार भी इन्होंने विकास की कोई बात नहीं की, ना इन्होंने कोई रेजोल्यूशन भेजा या ना इन्होंने कोई डिमांड भेजी इस इलाके के विकास की। तो जब विधायक है, जो एनडीएमसी का मेंबर है, जिसके पास इतने अधिकार हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, न कभी विकास की बात करते हैं, न कभी नौकरियों की बात करते हैं, तो ये तो हाल होगा ही हमारे कर्मचारियों का। दिल्ली में विधानसभा चुनाव नजदीक है। इस बीच अरविंद केजरीवाल ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि प्रधानमंत्री जी ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा।
दिल्ली में आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी, कांग्रेस और कई पार्टियां राजधानी की सत्ता पर काबिज होने की जद्दोजहद करें। इसी बीच आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अमीरों का लोन माफ करने का मुद्दा उठाया है। इसलिए मैंने प्रधानमंत्री जी से इस पत्र के जरिए 2 निवेदन किए हैं। एक तो चाहे कानून लाया जाए, चाहे ऐलान करे प्रधानमंत्री जी कि अब इस देश के अंदर किसी भी अमीर अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। ये निर्णय लिया जाए, ऐलान किया जाए, कानून बनाए तो कानून बनाया जाए कि किसी भी अरबपति के कर्जे माफ नहीं किए जाएंगे। बहुत बड़ा स्कैंडल चल रहा है, देश को धोखा दिया जा रहा है। देश बहुत नाराज है, बहुत दुखी है पूरा देश कि सारा सरकारी खजाना उठा के अमीरों को दे दिया जा रहा है। मैंने हिसाब लगाया है कि अगर ये सरकारी खजाने का पैसा अरबपति दोस्तों को देना, अगर कर्जे माफ करने हैं तुमको, मिडिल क्लास के कर्जे माफ करो ना। उनके एक मिडिल क्लास वाला बेचारा 1 लाख रुपए अगर महीना कमाता है, उसके 60-70 हजार रुपए ईएमआई में चले जाते हैं। होम लोन ले रखा है उसने, व्हीकल लोन ले रखा है, ये लोन ले रखा है, वो लोन ले रखा है, 60-70 हजार रुपए उसका कर्जा माफ नहीं करते। उनका कर्जा माफ कर दो, सबके होम लोन माफ कर दो, सबके व्हीकल लोन माफ कर दो, मिडिल क्लास के, किसानों के लोन माफ कर दो। लेकिन ये अरबपतियों के लोन माफ करना, कर्जे माफ करना बंद होना चाहिए। हम मांग करते हैं मिडिल क्लास के सारे ईएमआई माफ कर दो, किसानों के सारे कर्जे माफ कर दो। और मैंने हिसाब लगाया कि अगर अरबपतियों को पैसा देना बंद कर दिया, कर्जे माफ करना बंद कर दिया, तो देश के अंदर इनकम टैक्स की दरें हाफ की जा सकती हैं। इनकम टैक्स का रेट हाफ किया जा सकता है। इनकम टैक्स की जो टैक्सेबल लिमिट है इनकम टैक्स की, ये डबल की जा सकती है। जीएसटी, सारी चीजों के ऊपर जीएसटी आधा किया जा सकता है। जितने खाने पीने की चीजें, एसेंशियल कमोडिटीज हैं, उनके ऊपर जीएसटी माफ किया जा सकता है। 4 चीजें, इनकम टैक्स आधी रेट हो सकती है, टैक्सेबल इनकम की दर डबल हो सकती है, टैक्सेबल इनकम की जो लिमिट है वो डबल हो सकती है, जीएसटी की रेट आधे हो सकते हैं सारी चीजों के ऊपर, और जो एसेंशियल कमोडिटीज है, खाने पीने की चीजें, उन पे जीएसटी पूरा माफ किया जा सकता है। तो पहली चीज, अमीरों के कर्जे माफ करना बंद करो। माफ करने ही है तो मिडिल क्लास के ईएमआई माफ करो। दूसरी चीज, अगर आप अमीरों के कर्जे माफ करना बंद कर देते हैं तो जितने जीएसटी और इनकम टैक्स है इसकी दरें आधी की जा सकती हैं, टैक्सेबल इनकम की लिमिट डबल की जा सकती है, और एसेंशियल कमोडिटीज के ऊपर से जीएसटी हटाई जा सकती है। ये हमारी मांग है देश के मिडिल क्लास की तरफ से, देश के आम आदमी की तरफ से। प्रधानमंत्री दिल्ली में बीता दिन सियासी हलचलों से भरा रहा। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल इस वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार जनसभा कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला। दिल्ली में पानी की सप्लाई बाधित होने के आरोप के बीच अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली में यमुना की तरफ आने वाले पानी में हरियाणा सरकार ने जहर मिला दिया है, यमुना को जहरीला कर दिया, जिस पर अब बीजेपी नेताओं ने पलटवार किया है। अरविंद केजरीवाल किस हद तक नीचे गिरकर बात कर सकते हैं, ये उनका चरित्र दिखाता है। जिस हरियाणा सरकार पर या जिस हरियाणा पर ये आप दोष लगा रहे हैं, अरविंद केजरीवाल भूल जाते हैं कि आप उसी हरियाणा की धरती पर पैदा हुए हो, उसी धरती ने आपको जन्म दिया है, उसी धरती का नमक खा के आप पैदा हुए हो, बड़े हुए हो, तो आज उसी धरती के साथ नमक हरामी करने पे उतरे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें दिल्ली का चुनाव जीतना है। डराकर, धमकाकर और लोगों को भयभीत करके चुनाव नहीं जीते जाते अरविंद केजरीवाल। यमुना में सफाई आपने नहीं की, गंदा पानी आपने दिया, लोगों को मारने का काम आपने किया, दिल्ली में हत्याएं आपकी वजह से हुई, जो लोग सड़क पर डूब के मरे। अपने झूठ, अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए आप डालिए। आज हम ये बात 3 दिन से कह रहे हैं कि अब दिल्ली में डराने का माहौल शुरू होगा, दिल्ली को भयभीत करेंगे, अपने ऊपर हमला भी करवाएगा ये आदमी। अगले 2 दिन में देखिएगा, ये अपने ऊपर हमला भी करवाएगा। तो राजनीतिक रूप से मैंने अपने जीवन में इस स्तर से नीचे गिरते हुए आदमी कभी नहीं देखा। तो अरविंद केजरीवाल का जो चरित्र है वो अरविंद केजरीवाल को मुबारक हो। जी सर, ये भी बताया जाए बागपत के बड़ौत में आज जय निर्वाण महोत्सव के दौरान मंच टूटने से बड़ा हादसा हो गया, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। बड़ौत में आयोजित जय निर्वाण महोत्सव के दौरान कार्यक्रम में लगा लकड़ी का स्टेज टूटने से तकरीबन 2 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। घायल होने वालों में महिलाओं के अलावा पुरुष और बच्चे भी शामिल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये आप सब लोगों को अवगत कराना है कि आज बड़ौत थाना क्षेत्र के सी फील्ड में एक धार्मिक कार्यक्रम चल रहा था, जिसमें
लड्डू चढ़ाने का कार्यक्रम था जैन कम्युनिटी का। वहाँ पे कुछ लोग मचान पे चढ़े हुए थे। मचान जिस चीज़ का बना हुआ था बल्ली का, वो डिसबैलेंस होकर गिर गई, जिसपे जो लोग उस पर खड़े थे वो घायल हो गए। तुरंत मौके पे सभी टीम्स पहुंची थी, पुलिस की भी, प्रशासन की भी, फायर डिपार्टमेंट की भी, और जितने भी घायल व्यक्ति थे उनको आसपास के अस्पताल में पहुंचाया। उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। अभी तक की जो सूचना मिली है, लगभग 20 से 25 लोग जो हैं घायल हुए थे और कुछ लोग सामान्य चोटें थी। सबको फर्स्ट एड देके उनको घर पहुंचाया गया है। अभी कुछ लोग जो हैं, अभी तक की जो सूचना ही 2-3 महाकुंभ में फ्लाइट्स के किराए को लेकर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का कहना है कि महाकुंभ को विमान कंपनियों ने फायदे का सौदा बना लिया है। सेवा के बजाय कंपनियां लूटने में लगी हुई हैं। सरकार इस पर तुरंत रोक लगाए। राघव चड्ढा ने वीडियो जारी कर कहा है कि प्रयागराज जाने वाली जो फ्लाइट 5,000 रुपये का किराया ले रही थी, अब वो 60 से 70 हज़ार का किराया वसूल रही है। ये सरेआम लूट है। लोग बढ़े हुए किराए की वजह से प्रयागराज कुंभ नहीं जा पा रहे हैं। सनातन धर्मियों के लिए महाकुंभ आस्था और अध्यात्म का सबसे बड़ा पर्व है। आज जब 144 वर्षों के बाद इन दिनों प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, तब देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों करोड़ों लोग स्नान, साधना और तपस्या करने के लिए प्रयागराज जाना चाहते हैं। मगर हैरानी की बात यह है कि आस्था और पवित्रता के महापर्व को एयरलाइंस ने, यानी कि फ्लाइट कंपनियों ने, अपने मनमानी कमाई के अवसर में तब्दील कर दिया। सामान्य दिनों में प्रयागराज की जिस फ्लाइट का खर्च 5 से 8 हज़ार रुपये हुआ करता था, आज वही फ्लाइट आपको 50 से 60 हज़ार रुपये तक की खरीदनी पड़ रही है। यानी कि फ्लाइट कंपनियां श्रद्धालुओं से मनमाने रेट वसूल रही हैं। ऐसे में लाखों श्रद्धालु जो महाकुंभ जाना चाहते थे, आज उन्हें निराश होना पड़ रहा है। ये कंपनियां फायदे के चक्कर में ठीक नहीं कर रही। मेरी सभी श्रद्धालुओं की ओर से सरकार से ये मांग है, मैं निवेदन करता हूं कि सरकार इन एयरलाइंस की मनमानी पर रोक लगाएं, कार्रवाई करें और कुंभ जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए किफ़ायती फ्लाइट की सुविधा उपलब्ध कराएं या फ्लाइट की प्राइसिंग में कैपिंग इंट्रोड्यूस करें। श्रद्धालुओं की सेवा से बड़ा धर्म कुछ नहीं हो सकता। पहले जब सदन में हमने एयरपोर्ट पे मिल रहे महंगे खाने का मुद्दा उठाया था, तब सरकार के कानों तक हमारी बात पहुंची और यात्रियों के लिए किफ़ायती कैंटीन्स, सस्ते दाम पर मिलने वाली उड़ान कैंटीन्स की व्यवस्था शुरू की गई। इसीलिए आज भी मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी ये विनती सरकार तक पहुंचेगी और महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं को सस्ती फ्लाइट्स की सुविधा एयरलाइंस द्वारा उपलब्ध कराई जाएंगी। जय हिंद। समाजवादी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया है। इसी क्रम में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव दिल्ली में रोड शो करेंगे। इसके अलावा सपा ने इकरा हसन समेत अपने कई सांसदों को चुनाव में जिम्मेदारी भी दी है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अरविंद केजरीवाल के साथ रोड शो करेंगे। जानकारी के मुताबिक 30 जनवरी को रिठाला विधानसभा में दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव का रोड शो होगा। अखिलेश यादव के साथ साथ कई सपा सांसद भी आपके लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। कैराना से सांसद इकरा हसन भी आपके लिए प्रचार करेंगी। आप और सपा दोनों विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। हालांकि सपा नेता केवल आपके लिए प्रचार करेंगे। आम आदमी पार्टी दिल्ली में कांग्रेस और भाजपा के खिलाफ चुनावी मैदान में है। इस कदम से विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की स्थिति और कमजोर हो सकती है। ये गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में पिछले साल लोकसभा चुनाव के दौरान बना रहा था। आप और कांग्रेस ने पिछले साल लोकसभा चुनाव में भाजपा के खिलाफ मिलकर चुनावी लड़ाई लड़ी थी। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों में से आपने 4 और कांग्रेस ने 3 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस बार विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। पिछले साल कई दलों ने टीएमसी को गठबंधन का नेतृत्व सौंपने के विचार का समर्थन किया था। इसके बाद से विपक्षी गठबंधन में मतभेद उभर कर सामने आए थे। वर्तमान में ये नेतृत्व कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पास है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री के चर्चाओं का बाजार गर्म है। आज जेडीयू नेता नीरज कुमार ने इसको लेकर विपक्ष पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि कौन क्या चर्चा करता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन नीतीश कुमार के सार्वजनिक जीवन में लोग कहीं ना कहीं मौका खोजते रहते हैं। नीतीश कुमार चुप रहें तो खबर, बोलें तो खबर और
कुछ ना मिले तो उनके बेटे को राजनीति में लॉन्च कर दो। आपराधिक घटना के आधार पर दहशत बना दिया। नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़े गवाह है क्या? स्टेट क्राइम ब्यूरो का आंकड़ा है। अपराध बढ़ रहे हैं तो लगता है कि कोरोना काल आ गया कानून का, अब तो कोई घर से निकलता नहीं होगा। अरे अपराध हुए हैं तो अपराधियों पर हमले भी हुए हैं और कानूनी वज्रपात उन पर होता है। जो अपराध करते हैं उन्हीं को पता चल रहा होगा जब जेल के अंदर में इस ठिठुरती ठंडक में दिमाग ठंडा हो गया होगा। अब कौन क्या चर्चा करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन ये नीतीश कुमार जी के सार्वजनिक जीवन में लोग कहीं न कहीं मौका खोजते रहते हैं। नीतीश कुमार जी चुप रहेंगे तब खबर, बोलेंगे तब खबर, नहीं कुछ मिला तो उनके बेटे को लॉन्च कर दो राजनीति में। वह तो बीटेक किया है और बीआईटी मिश्रा से कोई पैरवी से नहीं बीआईटी मिश्रा गया है और वह अपने जीवन को आध्यात्मिक जीवन के रूप में जीता है। अब तक न इच्छा प्रकट किया है, न उनके पिता ने कभी इच्छा प्रकट की है। लेकिन ये राजनीति का शिगुफा जो है ये जानबूझकर इसलिए दिया जाता है कि बगैर नीतीश कुमार जी के राजनीति में लोगों को भोजन नहीं पचता है। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियां चुनावी रणनीति बनाने में जुट गई हैं। इसी कड़ी में आज माउंटेन मैन के नाम से मशहूर दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। इसके जरिए कांग्रेस बिहार की महादलित जातियों खासकर मांझी समाज को साधने की कोशिश कर सकती है। भागीरथ मांझी के साथ पूर्व राज्यसभा सांसद अली अनवर और कुम्हार समाज के नेता मनोज प्रजापति भी आज कांग्रेस में शामिल होंगे। भागीरथ मांझी, अली अनवर, मनोज प्रजापति तीनों नेता महादलित, अल्पसंख्यक और पिछड़ा समाज से हैं। इन नेताओं को पार्टी में शामिल कराकर कांग्रेस संदेश दे रही है कि साल के अंत में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर वो गंभीर है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले भागीरथ मांझी ने जेडीयू का दामन थामा था, अब वे कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं। इसी साल 18 जनवरी को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जब पटना पहुंचे थे तो उन्होंने भागीरथ मांझी को सम्मानित किया था। इसके बाद से ही उनके कांग्रेस में शामिल होने के कयास लगाए जा रहे थे। माना जा रहा था कि कथित तौर पर जेडीयू में हो रही नजरअंदाजी के चलते भी वे पाला बदल रहे हैं। भागीरथ मांझी पूर्व मुख्यमंत्री व केंद्रीय मंत्री जीतनराम मांझी के क्षेत्र से आते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने कहा है कि कुंभ पहले भी होता था और बीजेपी के बाद भी होगा। बहुत सी चीजें लगातार होती रहती, उन पर कॉपीराइट करने से आपको कुछ हासिल नहीं होगा, बल्कि आप इसका अपमान कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो वीवीआईपी मोमेंट हो रहा है, क्या ये आपको पसंद है? उन्होंने धर्म में एक हायरार्की बना दी है। आप कुंभ के लिए अपनी प्रतिबद्धता दिखाते हैं, अन्य मुद्दों के लिए भी प्रतिबद्धता होनी चाहिए। भुखमरी पर चर्चा होनी चाहिए। देश के सामने कई और सवाल हैं। तो सीधी बात मानता हूं कि बीजेपी के साथ साथ मीडिया का भी एक वर्ग यूरेका करने लगा। उन्होंने क्या कहा था भाई? कुंभ पहले नहीं होता था, बीजेपी के पूर्व भी होता था और बीजेपी के पश्चात भी होगा। कई चीजें निरंतरता में चलती हैं, उस पर कॉपीराइट लगा करके आप कुछ हासिल नहीं कर पाओगे, बल्कि आप अपमान कर रहे हो। पहली चीज। दूसरी चीज, ये जो वीवीआईपी मूवमेंट हो रहा है, क्या वो अच्छा लगता है धर्म में? कि हिरार्की बना दी, जैसे जाति की हिरार्की वैसे ही दर्शन की भी हिरार्की, डुबकी की हिरार्की। उसके बाद हर व्यक्ति की डुबकी गिन रहे हैं, वो नहीं आया, वो आया, उसने एक ही बार डुबकी क्यों ली, उसने ढंग से डुबकी नहीं ली। धार्मिकता और धर्मांधता के बीच में एक दीवार होनी चाहिए। इस दीवार को गिराना यानी संवैधानिक मूल्यों का ह्रास। क्या मैं ये नहीं कह सकता हूं कि कुंभ के लिए जितना कमिटमेंट है या नहीं है, दिखाते हैं आप, उतना कमिटमेंट बाकी मुद्दों के लिए हो? भुखमरी की बात हो, क्या सीवर में उतर के मरने वाला हिंदू नहीं है? उसके लिए कितनी पीड़ा होती है, कितने आंसू बहते हैं, आंकड़ों में डाल देने के अलावा बहुत सारे सवाल हैं। पूरी दुनिया के कई ऑफिस में वर्कर्स को हफ्ते में 5 या 6 दिन काम करना होता है, लेकिन हाल ही में ब्रिटेन में कुछ कंपनियों ने वर्कर्स के वर्किंग डेज में बदलाव किया है। जहां एक तरफ हाल ही में भारत में हम इस बारे में बात कर रहे हैं कि संडे को भी वर्कर्स को काम करना चाहिए या नहीं, वहीं दूसरी तरफ ब्रिटेन में वर्कर्स को हफ्ते में 3 दिन की छुट्टी दी जा रही है। भारत में हाल ही में एल&टी कंपनी के चेयरमैन के एक बयान ने कई बहस को जन्म दे दिया था कि क्या वर्कर्स को संडे को भी काम करना चाहिए। एल&टी कंपनी के चेयरमैन एस.एन. सुब्रमण्यम ने कहा है कि मुझे
बड़ा अफसोस है कि मैंने अपने स्टाफ से रविवार को काम नहीं करा पाता हूं। कर्मचारियों को रविवार को भी काम करना चाहिए और 90 घंटे काम करना चाहिए। भारत की इस तस्वीर से उलट ब्रिटेन में वर्किंग डेज को कम कर दिया गया है। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में 200 कंपनियों ने कर्मचारियों के लिए 4 दिन काम करने पर हस्ताक्षर कर दिए हैं, जिनके तहत अब इन 200 कंपनियों में कर्मचारियों को सिर्फ 4 दिन ही काम करना होगा और उन्हें 3 दिन की छुट्टी दी जाएगी। साथ ही 4 दिन वर्किंग वीक शुरू करने में कर्मचारियों की तनख्वाह में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। इन 200 कंपनियों में 5000 से ज़्यादा कर्मचारी काम करती हैं। कंपनियां मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी फर्म है। 4 दिन वर्किंग वीक की वकालत करने वालों ने कहा है कि 5 दिन काम करना पुरानी इकोनॉमिक एज में हुआ करता था। फाउंडेशन कैंपेन के डायरेक्टर जोई राय ने कहा कि सुबह 9 बजे से 5 बजे तक काम करना और हफ्ते में 5 दिन काम करना 100 साल पहले की उपज है। साथ ही उन्होंने कहा कि ये फिट नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि 4 दिन वर्किंग वीक के चलते कर्मचारियों को 50% अधिक खाली समय मिलेगा। 4 दिन काम करके लोग ज़्यादा खुशहाल और संतुष्ट जिंदगी जी सकेंगे। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त।